तेरा मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया? विज्ञानेश्वर। किसके द्वारा लिखा गया? विज्ञानेश्वर। अभिज्ञान शकुंतलम और मलविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा। ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, सीधा प्रश्न पूछेगा कि अग्नि क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया? यह रचित किताब है, तो कालिदास के द्वारा यह रचित बुक है। मलविका अग्निमित्रम कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। मृच्छकटिकम शूद्रक। और यहाँ पे एक और कर लीजिएगा, मेघदूत, ये भी किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा लिखा गया। कामसूत्र वात्सायन। काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखा गया? राजेश शेखर। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। अमरकोश अमरसी। मलिंद पान्हो नागसेन। बृहत संहिता ब्राह्महिर। उत्तर रामचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? भवभूति के द्वारा लिखा गया। राजतरंगिणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल्हण के द्वारा लिखा गया। और इसमें किसका वर्णन है? तो जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री। अगर आपको जम्मू कश्मीर का मतलब इतिहास जानना है तो आप कल्हण के द्वारा लिखा गया बुक कौन सा? राजतरंगिणी। इसको आप पढ़िए, आप जान जाइएगा कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्ट्री है क्या है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। काव्य दर्शन दंडी। गीत गोविंद जयदेव, ये सब तो आपको याद होगा, गीत गोविंद जयदेव। स्वप्न वासवदत्ता भास के द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। भागवत गीता और महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास। नाट्य शास्त्र भारत के द्वारा लिखा गया। भरत। रामायण वाल्मीकि। रामचरित्र मानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। हित उपदेश नारायण भट्ट के द्वारा लिखा गया। और गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखा है? कत आयन के द्वारा। और इसे क्या कहा जाता है? ज्योतिष ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि ज्योतिष ग्रंथ के नाम से किससे जाना जाता है? तो गार्गी संहिता को ज्योतिष ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया? कतायन के द्वारा लिखा गया। कृति कौमुदी सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया वो है कृति कौमुदी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है जो आप याद रखिएगा। और यहाँ अभिज्ञान शकुंतलम और मलविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और मलविका अग्निमित्रम एक किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास। और मेघदूत भी यहाँ पे कर लीजिएगा, मेघदूत भी किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास। और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और मृच्छकटिकम शूद्रक। तो प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको मालूम होगा कि परसों यानी 26 दिसंबर 2021 को बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था। तो अगर आप बिहार दरोगा का एग्जाम दिए होंगे तो आपको तो मालूम होगा कि प्रश्न किस टाइप का पूछा गया था। और खासकर जो फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा ही नहीं अजीब टाइप का, कोई ऐसा भी प्रश्न पूछा गया जो अजीब टाइप का प्रश्न है। और सेकेंड शिफ्ट में कुछ प्रश्न अच्छा भी था, यानी मॉडरेट टाइप का सारा हम लोग कह सकते हैं कि जो सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था कुछ फर्स्ट शिफ्ट से मतलब डाउन था। और फर्स्ट शिफ्ट में अप था प्रश्न, यानी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें, आपको सोल्यूशन कंप्लीट आपको प्रोवाइड कर दिया गया फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का। तो जाकर देख लीजिएगा कि प्रश्न किस टाइप का पूछा गया। और हम आपको जो भी प्रश्न कराते हैं ये ऑफिशियल पेपर आप कराता है, यानी किसी भी एग्जाम का आपको हम जो प्रश्न कराते हैं ये आप 100% श्योर रहिए कि आपको हम धोखाधड़ी का काम नहीं करते हैं, यानी आपके साथ हम धोखाधड़ी का काम नहीं करते। आप 100% श्योर रहिए कि आपको जो भी प्रश्न दिया जाता है ऑफिशियल पेपर का प्रश्न दिया जाता है। तो आप बिल्कुल आराम से तैयारी आप मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। या आपको टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है स्टडी लिंक PDF। क्या आपको सर्च करना है स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम सीधा प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से होता है? होता नहीं यानी हुआ था। और हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी एग्जाम देते हैं, यानी कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो 15 से 20 प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि आपका कोई भी उसको नहीं बना सकता है।
वैसा प्रश्न इसलिए डाला जाता है कि आप एग्जाम में उसको छोड़ कर आइए, ये नहीं स्पेशल छोड़ने के लिए उस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाता है। कितना प्रश्न है? 15 से 20 प्रश्न। इतना ही प्रश्न रहेगा जो 15 से 20 प्रश्न ही पूरा पेपर को डिफिकल्ट बना देता है। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रश्न को आप पढ़िएगा तो आपका जो माइंड है ना वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। तो आप इस टाइप का प्रश्न आपको मिलता है तो आप घबराइए नहीं, कहीं भी आप जाइएगा, ये किसी भी एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आपको इतना प्रश्न मिलेगा डिफिकल्ट। तो आपको किस प्रश्न में फोकस करना? 80% वाला पे। आपको ये देखना जो 80% में से आ रहा है उसमें से तो नहीं ना छूट रहा है, उसमें से छूटना नहीं चाहिए। तो यानी आपका सिलेक्शन 100% है। 70 से 80 किसी भी एग्जाम में अगर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, यानी इसके बीच में। तो ज़्यादा हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते, बहुत ज़्यादा हम लोग बात कर लिए। और आप वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ये सब मजाक होते रहता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, और ये प्रश्न पूछा गया था कि दांडी यात्रा कितना दिनों तक चला था। कल का यानी दरोगा का जो सेट था उसमें पूछा गया था, जो दरोगा का एग्जाम था 26 दिसंबर को। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि दांडी यात्रा कब हुआ। 12 मार्च 1930। देखिए 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, चला कब तक था? 6 अप्रैल 1930 तक। टोटल कितनों दिनों तक चला था? 24 दिन। और जो टोटल सहयोगी शामिल थे कितना? 78। 12 मार्च 1930 को शुरू होता है, कहाँ से? साबरमती से। चलता कब तक है? 6 अप्रैल 1930 तक। कहाँ तक जाता है? दांडी मार्ग तक। यानी साबरमती से शुरू होता है और दांडी जाकर समाप्त हो जाता है। 24 दिनों तक यह यात्रा चलता है, जो यात्रा है 24 दिनों तक चलता है। टोटल सहयोगी 78। तो ये आप याद रखिएगा। और कौन दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह कौन किए थे? महात्मा गांधी। ये भी आप याद रखिएगा। और प्रश्न ये भी पूछा गया था कि दांडी जो जगह है गुजरात के किस जिला में पड़ता है? नवसारी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो प्रश्न पूछा कि आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ ये कब हुआ था? 1930 में। 1930 में। चंपारण सत्याग्रह 1917। किस लिए शुरू हुआ था? तिनकठिया प्रथा जो था 1917 में। कब शुरू हुआ? 1917 में। तिनकठिया प्रथा यानी 3/20 यानी 20 कट्ठा पे, यानी 20 कट्ठा अगर टोटल आपके पास मान लीजिए खेत है तो 3 कट्ठा पे नील का खेती करना अनिवार्य था, यानी 3/20। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? तिनकठिया प्रथा। और महात्मा गांधी को चंपारण में लेकर कौन आए थे? राजकुमार शुक्ल। ये भी आप याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। चला कब तक? 1922 तक। वापस क्यों लिया गया? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित होता है, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन में चला? भारत छोड़ो आंदोलन में। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो भी ऑप्शन दिया था सारा ऑप्शन का पोस्टमार्टम हो गया, यानी सारा ऑप्शन का क्या हो गया? पोस्टमार्टम। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न के लिए जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए निरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना को सहयोग प्रदान किया? कौन सा परियोजना को सहयोग प्रदान किया? नाम क्या? विश्व बैंक। विश्व बैंक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं WB यानी वर्ल्ड बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। और एक है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का स्थापना ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 के तहत ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 के तहत किया गया था और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। WHO इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल को WHO का स्थापना हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र के FAO, तो इस संयुक्त राष्ट्र से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1944 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क, अमेरिका। और जो ADB दिया गया है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? शंघाई, चीन में। ये भी आप याद रखिएगा। और UN का टोटल अंक कितना है? 6। UN का जो अगर टोटल अंक पूछेगा तो 6 है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। बाकी जो 5 अंग है UN का, सभी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो इसमें कौन सा प्रश्न याद रखना है? नीदरलैंड वाला। क्यों? क्योंकि अपवाद है तो अपवाद वाला पूछा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। द हेग, नीदरलैंड में। और UN, एक जो UN का अंग है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है UNSC, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। टोटल इसका सदस्य कितना? 15। 5 + 10। 5 + 10 कहने का मतलब जो 5 होता है अस्थायी होता है, 10 होता है अस्थायी। जो 10 अस्थायी होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का। और जो 5 अस्थायी होता है, 5 जो अस्थायी होता है, इसके पास क्या होता है? वीटो पावर। इसके पास क्या होता है? वीटो पावर। और इसमें शामिल कौन कौन सा देश है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। फ्रांस, चीन, रूस, फ्रांस, चीन, रूस, ब्रिटेन और USA यानी अमेरिका। ये 5 देश शामिल है इसमें। तो इसको आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और ये जो प्रश्न हम आपको बताएं, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में WB यानी विश्व बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना किया गया। ये प्रश्न RS में पूछा गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। किस मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2019 जीता? ये 2019 का करंट है, इसको फोकस आपको नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर A, IRCTC, रेलवे कनेक्ट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्रीम्स फ्रॉम फादर लिखा गया, ध्यान कहीं और चला गया था। अभी लिखा गया कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। देखिए हिंदी पढ़िएगा तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश अगर आप पढ़िएगा तो इंग्लिश आप आराम से पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा गया? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर्स। पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। और बराक ओबामा से ही रिलेटेड बिहार एसआई में पूछा गया ए प्रोमिस लैंड। ए प्रोमिस लैंड के पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। तो ये दोनों याद रखें, ए प्रोमिस लैंड, ए प्रोमिस लैंड के लेखक कौन है? बराक ओबामा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो नहीं है तो टोटल 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। देखिए लिख रहा है कि साल 2011 की शुरुआत में परमाणु शक्ति से लैस 9 देशों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान, भारत और उत्तर कोरिया के पास कुल मिलाकर लगभग मतलब इतना लिखेगा। तो 9 देशों के पास क्या है? परमाणु हथियार है। तो यहाँ पूछा कौन सा शामिल नहीं है? रूस, फ्रांस, चीन शामिल है, लेकिन जापान शामिल नहीं है। तो जापान ऑप्शन इसलिए देता है क्योंकि आपको लग रहा है कि जापान शामिल होगा। क्यों? क्योंकि यह शक्तिशाली देश टाइप का नजर आता है। तो आपको शायद माइंड में चल रहा हो कि जापान शामिल होगा, तो यहाँ जापान शामिल नहीं है परमाणु हथियार में। अगर जापान शामिल रहता, परमाणु हथियार से लैस रहता, तो आपको मालूम है कि अमेरिका जापान पे 2 बार परमाणु हमला किया। कितने बार? 2 बार। कब कब किया? इसका आंसर आपको बताना है।
कहाँ? कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है। अभी आपको तुरंत बताएं, इनमें से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है, से प्रश्न पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये भी आता है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ये भी आता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FAO, ये शामिल नहीं है। ये क्या है? ये शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें शामिल कौन कौन है उसको आप देख लीजिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम: ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, यानी सचिवालय कहने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, और महासभा कहने का मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा, सब में संयुक्त राष्ट्र जुड़ जाएगा। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो अभी आपको तुरंत बताया। और इससे भी ज़्यादा डीप में जाकर पूछ सकता है, तो ये भी शामिल है, मतलब UN का अंग है। जैसे FAO, ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके प्रमुख अंग, ये प्रमुख अंग में ये भी शामिल है। तो यहाँ पे हम आपको शायद बताएं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। देखिए, यहाँ जो प्रश्न पूछा गया इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए, 6 प्रमुख अंगों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है, से प्रश्न पूछा है। तो 6 जो प्रमुख अंग कौन कौन है, ये आपके 6 प्रमुख अंग है। तो आप जरूर इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? रक्त का थक्का नहीं बनता, विटामिन के। ये भी आया था कहाँ? तो बिहार दरोगा में। लेकिन ऑप्शन में विटामिन के नहीं था। वहाँ जो ऑप्शन दिया गया था, कैल्शियम था, सोडियम था, कॉपर था, और एक शायद टीन था। तो इसमें से आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? ऑप्शन सुन लीजिए ध्यान से। कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, तांबा, टीन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स, सूखा रोग। ये भी प्रश्न पूछा गया था बिहार दरोगा में। तो हम आपको जो भी बताते हैं, क्या बताते हैं? फैक्ट प्रश्न है, जो प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग। वहाँ कैल्शियम दिया गया था। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी। अगला प्रश्न चलते हैं। उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है। तो सदस्य नहीं, तो सबसे पहले आपको सदस्य का नाम जानना पड़ेगा। कौन कौन सा देश सदस्य है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। फिर से सुनिएगा, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो यहाँ पे अगर माइंड में ये नोट किए होंगे कि जो भी है भारत का पड़ोसी देश है, जितना भी क्या है भारत का पड़ोसी देश। मालदीव और श्रीलंका जल से सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, मालदीव शामिल है, सिंगापुर शामिल है? नहीं शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो नहीं शामिल है, तो यहाँ से आपको लिस्ट देखना पड़ेगा। शामिल कौन कौन है वो आप जरूर याद रखिएगा, जिसको हम बता रहे हैं। हुमायूं का मकबरा, लाल किला, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि विश्व का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है। कौन सा? कंचनजंगा। विश्व का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल जो कहाँ शामिल है? यूनेस्को में। कंचनजंगा ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ये आप जरूर याद रखिएगा। मानस वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान,
नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये सीधा प्रश्न पूछा नंदा देवी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड। ये सब लोकेशन सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा। याद रखिए रानी का बाग गुजरात में, और कितने रुपए के नोट पे, 100 रुपया। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, हाँ ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, तो इसको कब शामिल किया गया था, 2017 में। और जयपुर को कब शामिल किया गया, जयपुर को कब शामिल किया गया, 2019 में। इसको नोट कर लीजिएगा, जयपुर को 2019 में, अहमदाबाद को 2017 में। भारत के एक दो मात्र शहर है, एक अहमदाबाद और एक जयपुर। पहला शहर अहमदाबाद कब शामिल किया गया, 2017 में। दूसरा जयपुर 2019। एलिफेंटा का गुफा कहाँ स्थित है, सीधा प्रश्न पूछेगा, महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र। एलोरा महाराष्ट्र में। अजंता महाराष्ट्र। ये सब आप याद रखिएगा। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश। खजुराहो का स्मारक मध्य प्रदेश। सूर्य मंदिर उड़ीसा में। और सूर्य मंदिर को बनवाया किसने, गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव फर्स्ट। गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा सूर्य मंदिर को बनाया गया था। इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और स्थित कहाँ, कोणार्क उड़ीसा में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बोधगया, नालंदा, हम्पी। और आपको हम्पी कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। और आपको बताना हम्पी कितने रुपये के नोट के पीछे है, 50 रुपये। तो ये आप याद रखें। महाबलीपुरम तमिलनाडु। चोल मंदिर तमिलनाडु। अब चलते प्रश्न में क्या पूछा गया। प्रश्न है सूर्य मंदिर कोणार्क, ये तो शामिल है यूनेस्को में। कौन शामिल नहीं है, इससे प्रश्न पूछा गया। आगरा किला ये भी शामिल है। फतेहपुर सीकरी ये भी शामिल है। आगरा किला और फतेहपुर सीकरी दोनों शामिल है, लेकिन मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारक ये शामिल है, नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है। समाचार पत्र दर्पण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। समाचार दर्पण मार्च मेन के द्वारा शुरू किया गया, यानी संस्थापक मार्च मेन। बंगाल गजट जेम्स अंगस्टम हिक्की। बंगाल गजट जेम्स अंगस्टम हिक्की। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे 1780 में जेम्स अंगस्टम हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया। भारत में राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की और संवाद कौमुदी और चंद्रिका और मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, अकबर द्वितीय। 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किए। 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किए। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और इसका रिवीजन आपको लगा दिया जाएगा शुरू में, वहां से जाकर आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा। देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में आया था 1878 में। इसे गैगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा, गैगिंग एक्ट के नाम से किसे जाना जाता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भी कहते हैं। इसमें मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। तो यहाँ से प्रश्न सीधा पूछेगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसके समय लाया गया, लॉर्ड लिटन। इसको गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कब, 1878 में। तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है, नाम क्या है, MEO। ऑप्शन नंबर बी। तो माइंड में ये चल रहा होगा कि MEO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर हम नहीं, आप ही बताइएगा। इसका आंसर आप बताइएगा। कौन सा उपग्रह नहीं है, इससे प्रश्न पूछा गया। तो बाकी नाभिक उपग्रह है, गैलीलियो है, और BDS ये भी है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। देखिए प्रश्न पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि कुछ ही प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा जो आपके समय से बाहर होगा, आपके समय से नहीं। मैक्सिमम यानी उस प्रश्न को लोग नहीं करेंगे, मैक्सिमम लोग उस प्रश्न को नहीं करेंगे। तो आपको इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। आपको दिमाग कहाँ लगाना है? 80% वाला पे, 20% वाला पे नहीं लगाना है, 80% में से नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन नंबर ए। ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न चलते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय मूल के इनमें से किस लेखक को साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? नहीं किया गया तो अरुंधति रॉय, किया गया किरण देसाई, मिला है अरविंद अडिगा, इनको भी मिला है। तो किनको नहीं मिला? झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वनस्पतिक नाम ब्यूटेरिया मोनोस्पर्मा है? ब्यूटेरिया मोनोस्पर्मा। तो आप पलास का नाम सुने हैं? पलास, तो अगर आप विलेज में यानी रहते होंगे तो आप पलास का नाम सुने। पलास नहीं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? परास बोलते हैं, लेकिन परास का मतलब रेंज होता है, इंग्लिश में उसको रेंज, लेकिन रियल में परास नहीं होता, पलास होता है। क्या होता है? पलास होता है। पलास, पा और ला और सा, पलास, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से कौन जाना जाता है? पलास। इसलिए जाना जाता है क्योंकि अगर आप देखें गर्मी के समय में जो पलास है उसका सारा पत्ता यानी झड़ जाता है, यानी पर्णपाती वन है, तो सारा पत्ता उसका झड़ जाता है, तो उससे लाल लाल यानी रेड टाइप का फूल टाइप का निकलता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। यानी अगर आप गर्मी के टाइम में पहाड़ में जाइएगा और पलास का संख्या मैक्सिमम है तो पहाड़ मतलब बहुत ही सुंदर टाइप का दिखाई देगा, यानी रेड रेड उससे क्या हो जाता है? फूल निकल जाता है, तो इसलिए उसको लोग ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं। किस नाम से जाना था? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और उसको एक और नाम से जानते हैं शायद, पहाड़ का आग, या इस टाइप का नाम उसको है, क्योंकि दूर से देखेगा ना तो लगेगा कि पहाड़ में आग लगा हुआ है। तो इस टाइप का प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बिलाव वंश, बिलाव वंश के सदस्यों को कौन सा वर्गीय नाम दिया गया है? फेलाइन। तो ये डिफिकल्ट प्रश्न है, तो ये आप याद रखिएगा, माइंड में एक बार पढ़ लीजिए, याद रखिएगा, याद रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न से मेरिट नहीं बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस वकील ने पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव की दिए गए मृत्यु दंड के विरुद्ध हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? हरीश साल्वे, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरीश साल्वे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में, ऑप्शन नंबर डी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसका अंग है? यूएन का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट। कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट। और ये कहाँ पड़ता है? मुंबई में। नाम ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये रहेगा कहाँ इसका मुख्यालय? बॉम्बे में। मुंबई बोलिए यानी बॉम्बे बोलिए, मुंबई बोलिए, जो भी बोल दीजिए। नाम क्या? दलील स्ट्रीट सड़क, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने से है? UNCED, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? हरियाणा गुजरती है, गुजरात गुजरती है, राजस्थान, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। यहाँ देखिए मैप में आपको हम दिखा रहे हैं, तो मैप सब समझ जाइएगा। ये रहा आपका अरावली पर्वत, देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत इधर देखिएगा, ये आपका राजस्थान हो जाएगा, इधर हरियाणा हो जाएगा, और इधर गुजरात भी है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है हरियाणा, गुजरात, राजस्थान,
तीनों से गुजरती है लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। होकर नहीं गुजरती है से प्रश्न पूछा गया। और अरावली पर्वत सबसे पुरानी अगर पर्वत पूछा जाएगा तो कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। सबसे पहली पर्वत कौन सा? अरावली पर्वत। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? ये प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, चोटी नहीं, ऊंची चोटी। और यही जो पहाड़ी है कहाँ गया है? दिल्ली तक। जो रायसीना पहाड़ी पे स्थित है, मतलब इसी श्रेणी में है रायसीना पहाड़ी, जिसपे कौन सा स्थित है? जितना भी राष्ट्रपति भवन हो गया, संसद भवन, ये सब रायसीना पहाड़ी पे स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी लास्ट प्रश्न है। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? यानी सबसे बुजुर्ग मोरारजी देसाई और सबसे युवा राजीव गांधी। याद रखिएगा, सबसे युवा राजीव गांधी और सबसे बुजुर्ग मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन होइए, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करिए स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।